हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस2 लेक्चर सीरीज का 13th लेक्चर है। आज हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं उसको आपने देख लिया होगा और इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज जाकर के पहले वीडियोस देखिए और उसके नोट्स बना लीजिए। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक बार वीडियोस खत्म होने पर उसको लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दिवाली का टाइम है, पटाखे फूटते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में भी दिवाली आती रहे और इसीलिए आपको क्या जरूरत है, जम के पढ़ना है ताकि दिवाली अच्छे से मना सके। हर दिवाली अच्छे से मनेगी, एक ही नहीं, आने वाली हर दिवाली अच्छे से मनेगी। इसीलिए जो भी आप पढ़ते हैं उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और उसको बार बार पढ़िए। तो फ्रेंड्स, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में चलिए जानते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया है? सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया है मोंटेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि मोंटेस्क्यू ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, इसमें द बुक जो है उनकी द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की चर्चा की हुई है। अब देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। मैंने आपको 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था। पहला मैंने क्या बताया था कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे शुड वर्क इन इंडिपेंडेंट वे एंड दे शुड नॉट इंक्लूड इन ईच अदर्स फंक्शन। मतलब जो लेजिस्लेटिव का काम है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव करे, वो एग्जीक्यूटिव का काम ना करे, वो जुडिशरी का काम ना करे। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव का काम ना करे और जुडिशरी वाला काम ना करे, वो एग्जीक्यूटिव का काम करे। सिमिलरली जुडिशरी वाला काम करे, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के दायरे में ना घुसे। मतलब जिसको जो काम असाइन किया गया है वो अपना काम पे ध्यान दे, दूसरे का काम ना करे, मतलब दूसरे के इसमें ना जाए। ठीक है, अब क्या होगा, एसओपी नहीं होगा, टायरनी होगी। गवर्नमेंट जो है वो टायरनी गवर्नमेंट बनेगी, एक के हाथ में सारा सत्ता होगा, उसका जो मन होगा वही करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते। देखिए, प्रिंसिपल समझिए इस चीज का। प्रिंसिपल क्या है? 3 प्रिंसिपल है। ठीक है, न्यूटन का लॉ नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा। ये प्रिंसिपल है किसका? सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। देखिए क्या कहता है। पहला कहता है कि 1 पर्सन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन। एक व्यक्ति को एक संस्था से ज्यादा का पार्ट नहीं होना चाहिए, एक ऑर्गन से ज्यादा का पार्ट नहीं होना चाहिए। ऑर्गन क्या कहने का मतलब हो गया, जो व्यक्ति लेजिस्लेटिव में है वो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव में नहीं होना चाहिए और जो एग्जीक्यूटिव में है वो लेजिस्लेटिव में नहीं होना चाहिए, जो जुडिशरी में है वो इन दोनों में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है। और कहते हैं कि 1 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन। मतलब एक ऑर्गन जो है दूसरे की दोनों की इंटरफेयर, दोनों के फंक्शन में इंटरफेयर ना करे, ये मैंने पहले ही बता दिया। और एक कहते हैं कि 1 ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन असाइंड टू अदर। मतलब जिसको एक काम असाइन किया गया है वही उस काम को करे, अन्य दो उसके लिए टांग अड़ाने का प्रयास ना करे। ठीक है, और करे भी ना उस चीज को, मतलब कोशिश भी ना करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कि आर्टिकल 50 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें क्या कहते हैं कि जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशरी को हमेशा एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड रहना चाहिए। आर्टिकल 121 और 211 ऐसे याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 121 और 2 पहले लिख दीजिए, 11 मतलब ये 2 उड़ के यहाँ पे आ गया और फिर 11। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो कंडक्शन है, मतलब कंडक्ट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का, उसका चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा आर्टिकल 21 में, 121 में और 211 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, थोड़ा सा कंपेयर कर दीजिए यूएसए के जो संविधान है वहां से। यूएसए में जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वहां पे क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है वो नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपने यहाँ कैसे होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा उसमें से जो जीता हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा उसको एग्जीक्यूटिव बनाएगा, यानी कि मंत्री वगैरह का पोस्ट देगा। देखिए, लेजिस्लेटिव हारा हुआ वाला भी में से भी है, लेकिन मेंबर जो जीता हुआ का है वही बनता है मंत्री, वही बनता है एग्जीक्यूटिव का मेंबर। ठीक है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। यूएसए में प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको बना सकता है, एक ठेला चलाने वाले को भी बना देगा। ठीक है, तो वो उनके अपने डिस्क्रिप्शन पे है। जुडिशरी बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेट है वहां पे। जैसे अपने यहाँ हाई कोर्ट में केस हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ठीक है, तो और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही जो है सर्वोपरि माना जाएगा। वहां ऐसा नहीं है, वहां पे स्टेट लेवल पे ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, वहां पे ऐसे भी मतलब नेशनल लेवल का भी है, लेकिन स्टेट लेवल पे जो हो गया ना वो अंतिम है।
उसको स्टेट जो नेशनल लेवल वाला जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो उनका है, वो भी चेंज नहीं कर सकता है, उनका ऐसा है, बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ का, ठीक है, यूएसए का। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हम देखते हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है। तो पहला जो केस है वो आता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर में। देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो जैसे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ये लोग लेजिस्लेचर के मेंबर है, लेकिन ये लोग जो होते हैं, इसी मैंने अभी आपको कहा कि उनका एक मेंबर जो होगा वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा, तो लेजिस्लेटिव में भी है और एग्जीक्यूटिव में। तो इससे क्या हो गया, जो पहला प्रिंसिपल है वो वायलेटेड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को दिया है, जाकर के वो वीडियोस देखिए और उसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच जो है उसमें जुडिशरी क्या करती है, इंटरफेयर कर देती है, किसमें, दूसरे एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में। समझ में मेरी बात को। तो सेकंड प्रिंसिपल भी यहाँ पे क्या हो गया, वायलेट हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि वो उसको अपना जो उसका दायरा है उसको ओवर रीच कर रही है। समझ रहे मेरी बात को, दूसरे के दायरे में घुस रही है। अब एमपी लेट स्कीम में क्या होता है, एमपी लेट का फुल फॉर्म लिखिएगा, प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एमपी लेट का फुल फॉर्म जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो एमपी लेट स्कीम में क्या होता है कि एमपी आर गिवन पावर टू एग्जीक्यूट और गिवन फंड्स टू एग्जीक्यूट। अब उनको पावर क्या दिया है, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हेयर लेजिस्लेटर इज क्या, व्हाट इज लेजिस्लेटर इज डूइंग, एक्सरसाइजिंग द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एक लेजिस्लेटर मतलब जो एमपी है वो लेजिस्लेटर है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन का काम दे दिया, उसको पैसा खर्चा करने के लिए दे दिया है कि वो उस इलाके में कैसे पैसा खर्चा होगा उसका डिसीजन कौन लेगा, एग्जीक्यूटिव लेगा। ठीक है, एमपी लैड से थोड़ा जुड़ा चीज जो है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स द लॉ। क्या होता है ऑर्डिनेंस, कब होगा, जब संसद जो है, मतलब संसद जो है अपना रनिंग नहीं रहता है। ठीक है, मतलब संसद अगर रन नहीं कर रहा है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस बना करके काम कर लिया जाता है, और फिर बाद में उसको जो संसद में पास कराया जाता है, वो पास हो गया तो लॉ बन गया, नहीं हुआ तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लोग क्या कर रही है, अब लॉ का काम कर रही है, यहाँ पे लॉ फॉर्म करने का काम कर रही है ऑर्डिनेंस में। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव डूइंग द लेजिस्लेचर वर्क, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम कर रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। एक चीज और कि जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेचर होता है, मतलब क्या हुआ, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर का मतलब होता है जैसे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है, पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह बनती है, वहां पे जो सेक्रेटरी वगैरह लोग होते हैं, वो लोग जो है वो ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जनरली लॉ बनाते हैं और बोल देते हैं लेजिस्लेचर को, लीजिए इसको जो है संसद में पास करवा दीजिए। ये उनका काम है। ब्यूरोक्रेट लॉ बनाएंगे, सब कुछ देख करके, पढ़ करके, पूरा दुनिया का स्टडी करके, और उसको लेजिस्लेचर क्या करेगा, सिर्फ पास करा देगा। तो यहाँ पे असली लॉ काम बनाने वाला, लेजिस्लेशन का काम कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेट कर रहा है। तो क्या हो गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थर्ड प्रिंसिपल भी ब्रीच हो रहा है। थर्ड प्रिंसिपल क्या था, एक बार जरा देख लीजिए। थर्ड प्रिंसिपल है जिसको जो काम दिया गया है वही वो काम को करे। क्या कह रहा है, वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अदर ऑर्गन। समझ में आ गया, एक ऑर्गन को जो फंक्शन दिया गया है वो दूसरा उसको एक्सरसाइज ना करे। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वायलेशन करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का, जैसे ट्रिब्यूनल्स का है। ट्रिब्यूनल्स में मैंने आपको बताया था, इस पे डेडिकेटेड लेक्चर में दे चुका हूं आप लोगों को। ट्रिब्यूनल्स में मैंने आपको बताया था कि कैसे जैसे जो हाई पोस्ट पे चले जाते हैं ब्यूरोक्रेट वगैरह, उनको वहां का मेंबर बना दिया जाता है। ठीक है, अब उनको जुडिशरी का तो अनुभव है नहीं, और उनको उस तरह का के जो है डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप समझिएगा, ट्रिब्यूनल्स वाले को। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस में भी ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो वायलेट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक चीज समझना जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर का होना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका होना जरूरी इसलिए है ताकि लिबर्टी ऑफ पीपल, लोगों की जो आजादी है, लोगों का जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और क्या, गवर्नमेंट की जो टायरनी है उसको नेग्लेक्ट किया जाए, और क्या, इफिशियंसी को इंश्योर किया जाए। इफिशियंसी मतलब जैसे स्पेशलाइजेशन हो जाएगा ना, स्पेशलाइजेशन अगर होगा तो इफिशियंसी भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए जुडिशियरी का वर्क है, तो जुडिशियरी वर्क में क्या होगा, वकालत पढ़ना पड़ेगा, और यही काम किसी मान लीजिए डॉक्टर को दे दिया वकालत वाला काम, तो डॉक्टर तो वो काम नहीं कर सकता है ना, जो जुडिशियल वाला काम होगा, जो एक वकील जो कर पाएगा। ठीक है, वो काम तो डॉक्टर नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो गया इसको। ठीक है, तो स्पेशलाइज आदमी अगर करेगा तो इसकी इफिशियंसी जो है बढ़ जाएगी वर्क की। और क्या है, इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए भी सेपरेशन ऑफ पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बनाए रखने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हमेशा बनाए रखने के लिए भी क्या जरूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर। और क्या है,
टू इंश्योर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सत्ता जो है बहुत सारे लोगों के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता निश्चित नहीं है, ठीक है, मतलब उसका ओवर, मतलब क्या कहते हैं, पूरा का पूरा शासन जो है उसी के हाथ में नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो क्या होता है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो शासन जो है वो सुचारू रूप से चल पाता है। लास्ट क्या कह रहा हूं इसमें कि चेक एंड बैलेंस को जो है चेक की तरह बनाए रखने के लिए, मैंने एक्ट एज ए चेक एंड बैलेंस, मतलब एक ऑर्गन गड़बड़ कर रहा है तो बाकी दो उसको बैलेंस कर देगा, उसको चेक कर देगा, उसको सही कर देगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा ऐसा केस है, कई बार आपने देखा होगी, देखे होइएगा कि जो है संसद में बहुत सारे लॉ पास हो जाते हैं और जुडिशरी उसको जो है वो क्या कहते हैं, वो क्रैश कर देती है ना। तो ये क्या है, वही चेक एंड बैलेंस वाला केस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि देते हैं इशू अराइजिंग आउट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर से अराइज होते हैं, जिसमें चार मैंने मेन ले रखे हैं, आप इसको देख लीजिए। इट माइट लीड टू नॉन कोहेरेंस ऑफ एक्शन, मतलब जुडिशरी के एक्शन में मान लीजिए लेजिस्लेचर जो है वो कोहेरेंस नहीं दिखाएगा, इससे ताल्लुकात नहीं रखेगा, या फिर एग्जीक्यूटिव से उनका कोहेरेंस नहीं रखेगा, तो एक्शन जो है तो उनका अलग अलग हो जाएगा। इट माइट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है इन तीनों में। इट माइट लीड टू क्या, डिलेड डिसीजन मेकिंग और डेडलॉक, ठीक है। डिलेड, अब इसकी बात ये नहीं मान रहा है, इसकी बात ये नहीं, तो डिलेड डिसीजन होगा ही, डेडलॉक बनेगा ही, ठीक है। और क्या, इट माइट लीड टू पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब होता है कि पैरालाइज्ड हो गया सब कुछ, जो पॉलिसी बनाई गई है वो वहीं पे जो कि तुम धरा का धरा रह गया, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब है कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखिए, मैं आपको एक प्रोफार्मा दूं, इससे अच्छा कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समझ में ना आए इसी को छाप लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, यही इसी को रिप्लिकेट कर दीजिएगा। मैं क्या लिखता हूं कि दो इंडिया डज नॉट have watertight compartment of SOP, but SOP does exist in India and it is a essential component of democracy across the world. India has assured check and balance and smooth functioning of government, although having some exception in SOP, India has ensured their accountability. सब कुछ लिख दिया इसमें। मैंने ये भी बता दिया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है SOP एग्जिस्ट करती है। ये इसेंशियल है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए पूरे दुनिया में। और क्या कह दिया कि इंडिया जो है वो एश्योर करती है चेक एंड बैलेंस, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जिससे कि हमारे जो मतलब सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहती है, ठीक है। चलिए पटाखा फूट रहा है, इसका मतलब दिवाली मन रहा है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा कोप अप कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, ठीक है। बस कुछ नहीं, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक चीज और, हमारे जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही सही मिलता रहेगा। यूट्यूब पे भी मिलता है, मैं मानता हूँ, आप अगर बेल आइकन दबा दीजिएगा तो वहां से भी आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। आज हमारे मोहल्ले में दिवाली है, इसीलिए आप भी दिवाली मनाइए, जबकि दिवाली अभी आया नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।